Hello everyone, myself मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। एलएलबी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट लैंड लॉस पर हम बात कर रहे थे, जिसके तहत हम पढ़ रहे थे राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के बारे में। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम आपके क्लास में ही कंप्लीट करके आ चुके थे। आज हम लोग राजस्थान टेनेंसी एक्ट के नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है अबैंडनमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ टेनेंसीज। हम बात करेंगे काश्तकारियों के परित्याग और उनके समापन से संबंधित। टेनेंसीज के समापन या उनका जो है परित्याग किस प्रक्रिया से होता है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबैंडनमेंट यानी कि परित्याग के बारे में, जिसके बारे में प्रोविज़न्स आपके इस अधिनियम के सेक्शन 60 से लेकर 62 में दिए गए हैं। अबैंडनमेंट यानी कि परित्याग, जो इस अधिनियम की धारा 60 से लेकर 62 तक में वर्णित है। उसे पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अवसान यानी कि एक्सटिंक्शन के बारे में, जो इस एक्ट के सेक्शन 63 एंड 64 में मेंशन है। तो इस तरह से आज हम लोग कुल धाराएं पढ़ेंगे सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 64। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 60 के बारे में। सेक्शन 60 बात करता है अबैंडनमेंट यानी कि परित्याग के बारे में। देखिए, परित्याग का अगर हम लोग अर्थ देखते हैं तो परित्याग का अर्थ होता है कि अभिधारी द्वारा यानी कि टेनेंट के द्वारा अपने भूमि क्षेत्र को उस पर कृषि की व्यवस्था किए बिना ही छोड़ देना। ठीक है, परित्याग का अभिप्राय होता है कि अभिधारी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र को उस पर कृषि की व्यवस्था किए बिना ही छोड़ देना। ये तो हुआ इसका अर्थ। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 60 इसके बारे में क्या कहता है। तो सेक्शन 60 कहता है कि कोई अभिधारी जो कृषि कार्य करना बंद कर देता है और पड़ोस छोड़ देता है, मतलब उसने क्या किया कि कोई अभिधारी है जिसने कृषि करना बंद कर दिया, कोई टेनेंट है जिसने कृषि करना बंद कर दिया है और उस स्थान को छोड़ दिया है, पड़ोस को छोड़ दिया है, अपने भूमि क्षेत्र में अपना हित उस दशा में नहीं खोएगा। अब ध्यान रखिए, ये जो सेक्शन है आपको ये कुछ कंडीशंस बताती है कि इन कंडीशंस को फुलफिल करने पर जो टेनेंट है, जो अभिधारी है, उसका हित समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सेक्शन को इस तरह से ना पढ़ते हुए आप देखिए, ऐसे पढ़िए इसको कि कोई अभिधारी जो कृषि करना बंद कर देता है और पड़ोस को छोड़ देता है और अपनी भूमि क्षेत्र को, तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, पहला तो क्या बताया कि कृषि करना उसने बंद कर दिया, दूसरा उसने अपने पड़ोस को छोड़ दिया, और तीसरा उसने अपने भूमि क्षेत्र को किसी ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जो लगान के शोध्य होने पर उसके भुगतान करने के लिए लायबल हो। तीसरी कंडीशन क्या करी उसने कि अपने भूमि क्षेत्र को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जो लगान के शोध्य होने पर उसका पेमेंट करने के लिए लायबल हो। और चौथी कंडीशन क्या करी बच्चों, इस व्यवस्था का भूमिधारी को लिखित में नोटिस दे दिया कि भैया मैंने जो है अपना कृषि कार्य करना बंद कर दिया है, जगह छोड़ दी है, और मैंने क्या करा है, किसी ऐसे व्यक्ति को उसको सुपुर्द करा है जो जैसे ही लगान शोध्य होगी, लगान जैसे ही भुगतान योग्य होगी, वो उसका भुगतान कर देगा। ठीक है, और इस बात का लिखित में उसने अपने जो भूमिधारी है उसको नोटिस दे दिया। क्लियर हो गई बात। ये चारों प्रोसीजर अगर वो पूरा करता है तो अपने भूमि क्षेत्र का हित वो नहीं खोएगा, यानी कि भूमि क्षेत्र में अभी भी उसका हित बना रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं सेक्शन 16 को रेड आउट करती हूँ। सेक्शन 60 कहता है उपधारा 2 या 3 यानी कि जो अब आगे हम पढ़ेंगे है ना, उनको उनके उपबंधों को के अधीन रहते हुए कोई अभिधारी जो कृषि करना बंद कर देता है और पड़ोस छोड़ देता है, मैं अपना हित उस दशा में नहीं खोएगा, यानी कि उस भूमि क्षेत्र में, मैं का मतलब क्या हुआ, उस भूमि क्षेत्र में अपना हित ऐसी कंडीशन में नहीं खोएगा जबकि वो अपने भूमि क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जो लगान के शोध्य होने पर उसके भुगतान का उत्तरदायी हो, तथा इस व्यवस्था का भूमिधारी को वो लिखित नोटिस भी दे देता है। समझ में आ गई बात। तो अभी तक भी वो अपना इंटरेस्ट ऐसे में नहीं खोता, अगर वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा उस भूमि क्षेत्र में उसका हित बना रहेगा। फिर हम बात करते हैं
यदि वह व्यक्ति, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 60 का, सबसेक्शन 2 कहता है कुछ शर्तों के, दो चीज़ें बताता है। क्या? जिस व्यक्ति को अभिधारी ने वो भूमि क्षेत्र सौंपा था, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए भाई? दो कंडीशन बता रखी है कि ऐसा व्यक्ति जिसको अभिधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में अभिधारी का हित अवतरित होगा, या तो कैसा व्यक्ति हो कि जिसको अभिधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका हित ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर वो ऐसा व्यक्ति हो कि जिसे भूमि क्षेत्र की व्यवस्था उस व्यक्ति के लाभ के लिए ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए भूमि क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई हो, जिसको अभिधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में अभिधारी का हित अवतरित होगा कि भैया जैसे ही अभिधारी की डेथ हो जाएगी उसके बाद उसको वो हित जो है, इंटरेस्ट जो उस भूमि में जुड़ा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। और फिर अगर अभिधारी 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर, आगे इसमें देखिए एक्सेप्शन है यहाँ पर कि 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाए लगातार, अभी तो उसने क्या करा, उस व्यक्ति को सौंप दिया। कौन से व्यक्ति को? जो इन ए और बी में दोनों कंडीशन में आपको दे रखा है। अब मान लीजिए अगर अभिधारी 7 वर्ष की अवधि समाप्त गुजर जाने के बाद भी अपनी भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ नहीं करता तो क्या होगा? तो वो उस भूमि क्षेत्र में अपना हित खो बैठेगा, और वो हित किसको चला जाएगा? उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसे अभिधारी का हित अगर मृत्यु हो जाती तो अवतरित होता, ट्रांसफ़र हो जाता। समझ में आ गई बात आपको कि अगर वो व्यक्ति जो है या तो वो सौंप जाएगा किस व्यक्ति को, जिसको कि भाई उसकी डेथ के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, उसके बेनिफिट में वो काम कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो अभिधारी पुनः 7 वर्ष के भीतर अगर दोबारा से कृषि कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो वो अपने हित को खो देगा, और हित किसके पास चला जाएगा? उस व्यक्ति के पास जिसको कि अभिधारी की मृत्यु हो जाने पर हित अवतरित होता। सिंपल। ये तो हो गई आपके सिंपल से 2 सबसेक्शन 60 के। अब सबसेक्शन 3 वो कहता है कि अगर ऊपर जो ये हमने उपधारा 2 में जो ये निर्दिष्ट व्यक्ति पढ़ा है, अगर उस व्यक्ति को नहीं सौंप कर किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे तो अभिधारी, तो क्या कंडीशन होगी? तो आइए देखते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है यदि वह व्यक्ति जिसे उक्त रूप में यानी कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसको सौंपा गया है वो उपधारा 2 में बताया गया निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए अभिधारी शिकमी पट्टे पर दे सकता था, यानी कि सब लीज पर वो दे सकता था, यह अनुमान किया जाएगा कि अभिधारी ने अपना भूमि क्षेत्र परित्याग कर दिया है। कहने का मतलब है इन दोनों में बताए गए जो पर्सन है, सेकंड जो सबसेक्शन है उसमें बताए गए व्यक्ति को अगर उसने ट्रांसफ़र नहीं करा और किसी अन्य को ट्रांसफ़र करा है तो क्या माना जाएगा कि उसने अपना भूमि क्षेत्र का हित जो है वो अबैंड कर दिया है, यानी कि अबैंडनमेंट कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, जब तक कि वह उक्त अवधि के भीतर, यानी कि अगर जब तक कि वह 7 वर्ष के भीतर उस पर कृषि कार्य पुनः प्रारंभ नहीं कर दे। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर इस सेकंड सबसेक्शन में दिए गए कैटेगरी के लोगों को सौंप देगा तो ठीक है, अदर को सौंप देगा तो परित्याग माना जाएगा, लेकिन फिर भी 7 साल का तो अवसर उसके पास उपलब्ध है ही है। क्लियर? आगे 4 सबसेक्शन कहता है कि वह अभिधारी जो कृषि करना बंद कर पड़ोस का त्याग उपधारा 2 के उपबंधों का अनुसरण न करते हुए अन्य रीति से करता है, यानी कि जैसे आपको अभी आपने पढ़ा, जैसे इस सेक्शन में जो प्रोसीजर बता रखा है उस प्रोसीजर के अलावा अगर अन्य तरीके से वो कृषि करना बंद कर देता है या पड़ोस को छोड़ देता है तो क्या अनुमान लगाया जाएगा? तो ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उसने अपना भूमि क्षेत्र परित्याग कर दिया है। समझ में आ गई बात? यानी कि ये जो प्रोसीजर है आपको सबसेक्शन सेकंड में कि इसी व्यक्ति को सौंपोगे तो ठीक है, 7 साल में आप कृषि करना चालू कर दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर इन प्रोविजंस को फॉलो अभिधारी नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपने क्षेत्र का परित्याग कर दिया है। फिर आगे हम बात करते हैं सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 बात करता है परित्यक्त यानी कि परित्याग की गए भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने के पूर्व की प्रक्रिया, प्रोसीजर बिफोर टेकिंग पोजेशन ऑफ अ होल्डिंग ट्रीटेड एज अबेंडेंट। देखिए, जब अभिधारी के बारे में यह समझ लिया जाए कि उसने अपनी जोत का परित्याग कर दिया, मान लीजिए जैसे अभी हमने पढ़ा था पहले कि उसने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया या छोड़ दिया 7 साल की, या फिर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को भी दिया जिसे कि उसकी मृत्यु के बाद मिलता और 7 साल की अवधि के अंदर उसने कृषि करना दोबारा प्रारंभ नहीं करा तो परित्याग माना जाएगा। तो जब ऐसा मान लिया जाए कि उसने अपनी जोत का परित्याग कर दिया है तो तहसीलदार स्वप्रेरणा से, या तो तहसीलदार स्वप्रेरणा से, ठीक है,
या फिर भूमिधारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, यानी जो मालिक है, जो भूमिधारी है, जो लैंड का जो ओनर है, उसके द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एक उद्घोषणा करेगा, निर्धारित रीति से एक उद्घोषणा जारी करेगा और तामील कराने की अथवा प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगा। उसकी तामील भी करवाएगा और उसको प्रकाशित भी करवाएगा, जिसमें यह वर्णन होगा। अब उस उद्घोषणा में क्या वर्णन होगा बच्चों? उस उद्घोषणा में यह वर्णन होगा कि उक्त काश्तकार का जोत की परित्यक्त माने जाने तथा उसमें प्रवेश किए जाने व उसे कब्जे में लिए जाने का विचार है। कि क्या कहेगा उस घोषणा में? क्या लिखा जाएगा कि भाई ये जो फला काश्तकार है, ये हम समझ रहे हैं कि इसने जोत को क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया है, परित्याग कर दिया है उसका, और अब क्या है, हमारा क्या विचार है कि अब हम उसकी जोत में प्रवेश कर लें और उसका कब्जा प्राप्त कर लें, जब तक कि इसके विपरीत संतोषप्रद कारण न बताया जाए। अगर मान लीजिए बीच में, अभी हम आगे देखेंगे, अगर कोई रीजनेबल कॉज बता दिया जाता है कि वो इस वजह से उसको छोड़कर चला गया था, तो बात तो वो मान सकता है, लेकिन उस घोषणा में लिखा जाएगा कि हमने परित्याग करना मान लिया है और अब हमारा विचार है कि हम उस भूमि क्षेत्र में प्रवेश करें और उसको अपने कब्जे में ले लें। ठीक है, ये घोषणा हो गई। कौन कर रहा है घोषणा? तहसीलदार। क्लियर। सेकंड बताती है आपको प्रोसीजर। सेकंड सबसेक्शन आपको बताता है प्रोसीजर के बारे में। अब तहसीलदार या भूमिधारी जो भी हो, क्या कर सकता है बच्चों? जोत में प्रवेश कर सकता है तथा उसका कब्जा ले सकता है। पर कब? यदि उद्घोषणा के उत्तर में, देखिए टाइम पीरियड रखा जाता है रिजर्व, कि इतने टाइम पीरियड में अगर कोई जवाब मिल जाता है, वो उपस्थित हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कब्जा कर लिया जाता है। तो पहली कंडीशन क्या बताती है कि उद्घोषणा की तामील या प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर या तो वह काश्तकार जिसके बारे में माना गया था कि उसने जोत को परित्याग कर दिया, या उस काश्तकार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होता। अगर मान लीजिए उद्घोषणा की तिथि से, मतलब डिक्लेरेशन की डेट से विदिन 60 डेज अगर वो काश्तकार खुद या उसकी तरफ से कोई नहीं उपस्थित होता है, या फिर ऐसे प्रवेश व कब्जे के बारे में इस अवधि के, यानी 60 दिन की अवधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत की जाए और वो अस्वीकार कर दी जाए। मान लीजिए प्रस्तुत हो भी जाता है और वो आपत्ति भी करता है इस बात की, लेकिन उसकी आपत्ति को नकार दिया जाता है, लॉफुली ठीक नहीं है उसकी आपत्ति, उसको अस्वीकार कर दिया गया, तो फिर वहाँ पर तहसीलदार या भूमिधारी जो है वो क्या कर सकता है बेटा? जोत में प्रवेश कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है। क्लियर हो गई बात? तो 60 डेज का याद रखिएगा कंसेप्ट। फिर आगे थर्ड सबसेक्शन कहता है, यदि इस धारा के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हुए, अगर मान लीजिए आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा जो अभी सबसेक्शन 2 में दे रखा है, इसका उल्लंघन करते हुए किसी जोत में प्रवेश कर लिया या उसका कब्जा ले लिया, तो उसका आसामी जो भी ऐसा करेगा सेक्शन 186 के अर्थों के अंतर्गत विधि की प्रक्रिया से भिन्न तरीके से, यानी कि अदरवाइज लॉ, या फिर इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बेदखल किया समझा जाएगा। तो क्या समझा जाएगा कि उसका जो आसामी है, यानी कि जो मालिक है, उस मालिक को उस कब्जा करने वाले व्यक्ति ने विधि की प्रक्रिया से भिन्न तरीके से बेदखल कर दिया, मतलब उसने लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करा और बेदखल कर दिया, या फिर इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए बेदखल कर दिया। समझ में आ गई बात? वो व्यक्ति दोषी समझा जाएगा कुल मिला के। ठीक है, यानी कि उसने लॉ के अगेंस्ट काम करा है और उस व्यक्ति को बेदखल कर दिया है। सबसेक्शन 4 कहता है, जब किसी जोत में उपधारा 2 के अधीन प्रवेश एवं उस पर आधिपत्य किया जाए। अब ये आगे कह रहा है कि अगर आपने इसका सबसेक्शन 2 का प्रोसीजर फॉलो करा है और आप फॉलो करने के बाद, मतलब कानूनी रूप से अगर आप प्रवेश कर गए हो और कब्जा आपने कर लिया है उस भूमि क्षेत्र पर, तो वह जोत धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी अन्य काश्तकार को काश्त पर दी जा सकती है। सेक्शन 62 अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोविजंस के अंडर रहते हुए किसी अदर काश्तकार को अब क्या कर सकता है भूमि का मालिक? उसको काश्त पर दे सकता है, अन्य किसी अभिधारी को दे सकता है वो तो, या फिर भूमिधारी स्वयं खुद भी उस पर काश्त कर सकता है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि वो वापस उसके पास लौट कर आ गई ना। अब हम देखते हैं कुछ हाथ केस लॉस के बारे में। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस त्रिलोकचंद्र के वाद में यह कहा गया कि यदि कोई घोषणा नहीं, मतलब उद्घोषणा आपने की नहीं, मान लीजिए जो भी हम देख के आए ना पीछे सेक्शन 61 के सबसेक्शन 2 में जो घोषणा आपको बताई गई है ना, घोषणा की बात करें सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2, उसमें बताई गई जो घोषणा है, अगर आप जो प्रक्रिया है वो आपने फॉलो नहीं करी या कोई घोषणा आपने नहीं करी है, तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है, तब ऐसा परित्याग अवैध तथा अप्रभावशील माना
जाएगा। कहने का मतलब है सेक्शन 61 में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना अति आवश्यक है। कंवरलाल वर्सेस गंगलिया के वाद में यह निर्धारित किया गया कि यदि इस प्रकार की कोई घोषणा कर दी गई हो, उसके बाद युक्तियुक्त समय के भीतर अगर कोई अभिधारी आपत्ति व्यक्त करते हुए यह कहता है कि उसने उक्त भूमि पर कृषि आरंभ कर दी है, तो उस क्षेत्र को परित्यक्त नहीं माना जाएगा। सिंपली अभी हम यही तो देख के आए, पर्टिकुलर 7 ईयर्स का टाइम था हमारे पास में। अभी हमने देखा था लास्ट जो हमने पढ़ा था, तो क्या देखा हमने कि अगर मान लीजिए घोषणा कर दी और युक्तियुक्त समय के भीतर, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई अभिधारी आ जाता है और ये साबित कर देता है कि भैया मैंने कृषि, वो कहता है कि भैया मैंने तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो वहाँ परित्यक्त यानी कि अबैंडनमेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 62। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 62। देखिए सेक्शन 62 का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि जैसे अकाल, अनावृष्टि या कोई रोग, संक्रामक रोग फैल जाए या अन्य कोई भी युक्तियुक्त कारण से जो व्यक्ति, जो अभिधारी गांव छोड़कर चले जाते हैं, उनका संरक्षण करना। कि भैया मैं फला कारण की वजह से छोड़कर गया था तो मेरी भूमि का परित्याग मैंने नहीं करा, तो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण या ऐसे अभिधारियों को जो अकाल, अनावृष्टि या किसी रोग या किसी अन्य युक्तियुक्त कारण की वजह से गाँव छोड़कर गए हो या भूमि छोड़कर गए हो, उनको संरक्षण देना इस धारा का पर्पज़ है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 62 की हेडिंग है उन अभिधारियों के अधिकार जिनके बारे में यह प्रिजम्पशन कर लिया गया हो कि उन्होंने जोत का परित्याग कर दिया है। राइट्स ऑफ टेनेंट्स presumed to have abandoned their holding। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, फर्स्ट इसमें बात करते हैं सबसेक्शन फर्स्ट के बारे में, जो कहता है कि किसी व्यापक विपत्ति, जैसे कोई भी मैंने बताया जैसे आपको अनावृष्टि, अकाल या कोई संक्रामक रोग या अन्य कोई विपत्ति या कोई युक्तियुक्त कारण से जो काश्तकार अपनी खेती करना बंद कर दे या पड़ोस को छोड़ दे, तो धारा 60 तथा 61 में बताई गई कोई बात उपधारा 2 में वर्णित रीति उसमें दिए गए समय व शर्तों के अधीन रहते हुए अपनी जोत का पुनः आधिपत्य प्राप्त करने का के उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। कुल मिला के बात ये है बच्चों कि सबसेक्शन 1 जो आपको ये कहता है कि अगर इन बताए गए रीजंस, जो ये कुछ कारण बताए गए हैं आपको, इन कारणों की वजह से अगर कोई काश्तकार अपनी खेती करना बंद कर देता है या पड़ोस को छोड़ देता है, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 60 या 61 की कोई बात काम नहीं करेगी। क्या काम करेगा? यहाँ काम करेगा इस सेक्शन की उपधारा 2। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसका प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अब ये प्रोसीजर क्या बताता है, वहाँ पर जैसे हमने 60 इनका पढ़ा था ना, इसके भाई उसको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि धारा 60 की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई घोषणा की तामील या प्रकाशन के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर, तो यहाँ पर इसने क्या कहा, इसने टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ा दिया? 1 वर्ष बढ़ा दिया। समझ में आई बात? तो 1 वर्ष के भीतर, यहाँ 1 ईयर कर दिया, 1 वर्ष के भीतर अगर कोई ऐसा काश्तकार अपने पुनः स्थापन हेतु या अपनी जोत वापस दिलाए जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत करता है तथा यदि वह तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि वह तहसीलदार को इस बात का समाधान कर देता है कि उसने उपधारा 1 में वर्णित जो भी कोई कारण रहा हो, इस कारण से खेती बंद कर दी, अपना पड़ोस छोड़ दिया था, ठीक है, तो उस जोत का कब्जा जिस पर सेक्शन 61 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत प्रवेश किया गया हो या कब्जे में लिया गया हो, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बेटा, उसे इस रूप में वापस दिलाया जाएगा जैसे कि उस जोत का कभी परित्याग हुआ ही ना हो। कुल मिलाकर बात यह है बेटा, उपरोक्त कारणों से किसी अभिधारी ने खेती करना छोड़ दिया या अपनी जगह छोड़ दी, पड़ोस छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति ने अगर 1 साल के विदिन 1 ईयर, 1 साल के भीतर अगर उस व्यक्ति ने आवेदन कर दिया बिफोर द तहसीलदार, तो तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर तहसीलदार अगर संतुष्ट हो जाता है रीज़न से कि उपरोक्त में से कोई कारण की वजह से उसने छोड़ी थी जगह, भूमि छोड़ी थी, तो क्या करेगा, वो वापस से उसको उसका कब्जा दिलवाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए, बशर्ते कि उक्त जोत के संबंध में वापस कब्जा दिलाए जाने की तिथि तक, जिसमें परित्याग की अवधि भी शामिल है, संपूर्ण बकाया लगान का भुगतान उसके द्वारा कर दिया जावे। कंडीशन क्या रखी है कि उक्त जोत के संबंध में वापस कब्जा दिलाए जाने की तिथि तक, जिसमें परित्याग की अवधि भी शामिल है, ठीक है ना, संपूर्ण मतलब उस व्यक्ति ने जो कि अप्लाई कर रहा है उसने क्या करा हो, संपूर्ण बकाया लगान का भुगतान कर दिया।
ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात, ये आगे एक परंतु कैसे कहता है कि परंतु यदि जोत या उसका कोई भाग सेक्शन 61 की उपधारा 4 के अंतर्गत किसी, मान लीजिए किसी अन्य काश्तकार को दे दिया तो वो चुकाएगा ना भाई। ये किसी अन्य काश्तकार को काश्त पर दे दिया गया हो तो उक्त अन्य काश्तकार से प्राप्त लगान की रकम उक्त बकाया लगान रकम में से कम की जा सकेगी। यानी किसी थर्ड पर्सन को अगर वापस दोबारा से मालिक ने दे दी है भूमि को, तो उससे जो लगान बकाया है, तो जितना लगान उस थर्ड पार्टी ने चुका दिया है, यानी कि उस अन्य काश्तकार ने चुका दिया है, उस लगान को माइनस करने के बाद ही इससे वसूला जाएगा बचा हुआ। क्लियर हो गई बात। एक कंडीशन ये कहती है कि मान लो उस भूमिधारी ने स्वयं ही कोई काश्त कर ली हो, स्वयं ही खेती करना शुरू कर दिया हो, किसी अन्य काश्तकार को दिया ही नहीं हो, तब क्या होगा? तो बेटा ऐसी स्थिति में उक्त काश्त की अवधि के बारे में कोई लगान दे नहीं होगा। तब जो अवधि, जितने ड्यूरेशन जो भूमिधारी खुद स्वयं कृषि करता रहा ना, वहाँ उस टाइम ड्यूरेशन के लिए किसी प्रकार का कोई लगान देना ही नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से भी वो जो अभिधारी था ना, भूमि छोड़ के गया था, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर। फिर अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा अबैंडनमेंट का टॉपिक जो बात कर रहा था अभी कि कृषि अधिकारों के बारे में, परित्याग के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी के साथ जुड़े हुए एक और टॉपिक के बारे में, कृषि अधिकार का अवसान। तो कृषि अधिकारों का निम्नलिखित परिस्थितियों में बेटा अवसान हो जाता है। इसे पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं अवसान के बारे में। तो देखिए बेटा, अवसान का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से समाप्ति। ठीक है ना। अवसान का मतलब हुआ कि कंप्लीटली जो है वो एक्सटिंक्शन हो जाना, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। भूमि क्षेत्र में अभिधारी के हितों का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? अवसान कहलाता है। इसे पर्यवसान के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। आप इसे पर्यवसान या अवसान दोनों में से किसी भी शब्द के रूप में कह सकते हैं। तो इससे इसका तात्पर्य हुआ कि भूमि क्षेत्र में अभिधारी के जो हित हैं, उसके जो इंटरेस्ट है, उनका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। तो सेक्शन 63 हमें ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बताता है जिसमें कि अभिधारी के अधिकार कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस बता रखी है, देखिए। फर्स्ट, वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो। उसने कोई ऐसा अपने पीछे कोई सक्सेसर छोड़ा ही ना हो, मान लीजिए बताया ही ना हो। दूसरी, वह उसे इस अधिनियम या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसरण में समर्पित या परित्यक्त कर दे। अगर उसने सरेंडर कर दिया है या फिर उसने परित्याग कर दिया है, जैसे अभी हम पढ़कर आए थे, तो फिर वो क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे उसके अधिकार। या फिर ऐसा हो कि उसकी भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अंतर्गत एक्वायर कर ली गई हो, अवाप्त कर ली गई हो सरकार द्वारा। या फिर वह कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा लेने का उसका अधिकार परिसीमा से बाधित हो गया हो। ठीक है ना। कब्जे से उससे कब्जा छीन लिया, और अब जब वो कब्जे के लिए अपना वाद दायर करना चाहता तो लिमिटेशन पीरियड की वजह से वो बाउंड हो गया और नहीं कर सकता हो। या फिर वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उससे बेदखल कर दिया गया हो, उसे एक्सटिंक्ट कर दिया गया हो, उसे बेदखल कर दिया गया हो इस अधिनियम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उसने लगान नहीं चुकाया तो उसे बेदखल किया जा सकता है। क्लियर। या फिर वह उसमें निहित भूमिधारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अथवा भूमिधारी उसे उत्तराधिकार से अन्यथा वाप्त कर लेता है। ठीक है। वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेच देता है या दान में दे देता है, तो भी वो किसी अन्य की हो जाती है। यदि वह यानी कि अभिधारी विधि मान्य परिपत्र प्राप्त किए बिना, यानी कि या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, मतलब विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, भारत के किसी विदेश को चला जाता है, प्रवर्जन कर जाता है, तो भी उसके ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लास्ट कंडीशन दे रखी है कि यदि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम यानी कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का अधीन बनाए गए नियमों के अंडर या तत्समय प्रदत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाए या भूमि को पुनः कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जाए, ठीक है, तो भी उसकी ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे। फिर भी ध्यान देने की ये बात है कि उपरोक्त जो हमने जितने भी रीतियाँ पढ़ी है, जो आधार है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इन रीतियों के अलावा कई अन्य भी आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर इसके जो अधिकार है उनकी समाप्ति हो सकती है। इसी धारा के साथ में बच्चों कुछ स्पष्टीकरण जुड़े हुए हैं जिन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि खंड 8
खंड 8 जो हमने विदेश के संबंध में पढ़ा था, खंड 8 के प्रयोजनार्थ जो अभिधारी वादपत्र अधिनियम 1920 के अधीन कोई विधि मान्य परिपत्र प्राप्त किए बिना, मतलब विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी किसी भी देश में प्रवेश करेगा, बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी अगर आप किसी अन्य देश में चले जाते हो तो वह भारत से विदेश को प्रवर्जित हुआ माना जाएगा। समझ में आ गई बात? आप बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल चुपके से आप चले गए, कोई आपने वीज़ा पासपोर्ट वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या माना जाएगा? विदेश को प्रवर्जित हुए आप माने जाओगे। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि अभिधारी के हित का अवसान हो जाने पर उसके अधीन भूमि धारण करने वाले किसी शिकमी अभिधारी का हित निर्वारित हो जाएगा, परंतु ऐसे प्रत्येक मामले में, शिकमी अभिधारी में सब टीनेंट, परंतु ऐसे प्रत्येक मामले में जो उपधारा 1 के खंड 3 में निर्दिष्ट मामला नहीं है, उक्त शिकमी अभिधारी जब तक वह स्वयं भी इस अधिनियम के किसी उपबंध या प्रवर्त किसी विधि के अंतर्गत बेदखल नहीं कर दिया गया हो या बेदखल किए जाने के योग्य न हो गया हो, तब तक कि वह अपने भूमि क्षेत्र पर विधि द्वारा विहित रीति से भिन्न तरीके से अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। उक्त भूमि में तथा इसके अर्थ के अंतर्गत सुधारों में अपने मुख्य अभिधारी के अधिकारों की वाप्ति के निमित्त धारा 23, 24 और 25 के अनुसार निश्चित किए जाने वाले प्रतिकर का संदाय करने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। कहने का मतलब है कि अभिधारी के हित का अवसान हो जाने पर, अभिधारी का हित समाप्त हो गया, तो उसके अंडर मान लीजिए कोई शिकमी अभिधारी है, सब टीनेंट है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कब कर सकता है? जबकि वो शिकमी अधिकारी को स्वयं ही बेदखल नहीं कर दिया गया हो कानून के अंतर्गत, या वो स्वयं ही अयोग्य नहीं हो गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 कहता है अधिकार का अवमान होने पर, अधिकार का अवसान होने पर, है ना, ये अवमान गलत लिखा है यहाँ पर, अधिकार का अवसान होने पर, ठीक है, अधिकार का यहाँ अवसान आएगा। अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना। कहने का मतलब है कि सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में प्रोवाइडेड है, जब किसी अभिधारी या शिकमी अभिधारी का हित निर्वापित हो जाए तो वह मतलब समाप्त हो जाता है। जैसे ही किसी अभिधारी का यानी किसी टीनेंट का या फिर शिकमी अभिधारी यानी कि सब टीनेंट का हित समाप्त हो जाता है किसी भूमि क्षेत्र पर से, तो क्या करना होगा? तो सेक्शन 64 उसे क्या आज्ञा दे रहा है कि वो उस भूमि क्षेत्र को खाली कर देगा। ठीक है, उसका क्या ड्यूटी बन जाती है कि भैया उसको जोत खाली करनी है, परंतु उसे किसी फसल को हटाने के संबंध में वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेदखल किए जाने की दशा में होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अधिकारों का अवसान हो गया, अधिकारों की समाप्ति हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जोत, उस काश्तकार को जोत खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने वहाँ पर कोई फसल उगा रखी है तो उस फसल को तो वो ले जाने का अधिकारी होगा, उस फसल को तो वो वहाँ से हटा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सेक्शन 60 से लेकर 64 के जो प्रोविज़न्स थे उनके बारे में बात करी, जो बात कर रहे थे आपके कृषि अधिकारों के परित्याग और अवसान से संबंधित। ठीक है, अब आगे हम लोग नए टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।